इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हिमालय की बेटियां। बच्चों, हमने इस पाठ को इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। लेख से नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किस रूपों में देखते हैं? नदियों को मां मानने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अत्यंत पुरानी है, तभी तो हम गंगा नदी को गंगा मैया भी कहते हैं। लेखक नागार्जुन ने नदियों को बेटियां, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखा है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? तो इस लेख में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों की क्या विशेषता बताई है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो वो महानदी बताई गई हैं जिनको इस लेख में लेखक ने महानदा भी कहा है, जिससे रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि छोटी बड़ी नदियां निकलती हैं। लेखक के अनुसार ये दोनों ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई हैं, अर्थात इनका निर्माण हिमालय की पिघलती बर्फ से हुआ है। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दोनों बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? जिस प्रकार माँ हमारा भरण पोषण करती है, सारे दुखों और तकलीफों से हमें दूर रखती है, वह हम माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करते हैं, वैसे ही हमारी पुरानी सभ्यता नदियों की गोद में ही विकसित हुई है। माँ की तरह ही ये हमारा भरण पोषण करती आई हैं और उसी प्रकार सदियों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही हैं। इसलिए काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की बेजोड़ सुंदरता, उछलती कूदती व खिलखिलाती नदियों की अटखेलियां, बर्फ से ढकी पहाड़ियां, हरी भरी घाटियां, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। लेख से आगे नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी है। उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। जैसे मैं नदी हूँ, ये एक कविता है जिसको सुभाष राय ने लिखा है, इसको देखकर पढ़ सकते हो। इसी तरह खड़ा हिमालय बता रहा है, ये सोन लाल द्विवेदी जी ने लिखी है। गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में पढ़िए और तुलना कीजिए। तो इनकी आप गूगल पर देखकर इन कविता को पढ़ सकते हो। ये लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? हिमालय से निकलने वाली नदियों में समय के साथ कई बदलाव आए हैं, जैसे उनके तलछट यानी उनकी तली में और पानी के आकार में, नदियों के किनारे पर बड़े बड़े शहरों का बसना और उनका प्रदूषित जल का प्रवाह हिमालय से निकलने वाली नदियों में होने की वजह से उनका जल प्रदूषित हो चुका है। मनुष्य ने इन नदियों को कई तरह से संशोधित किया है। कुछ मामलों में ये प्रत्यक्ष प्रभाव के माध्यम से होता है, जैसे बांध निर्माण या नदी इंजीनियरिंग, तो कुछ मामलों में अप्रत्यक्ष भी। अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है? हिमालय में देवताओं का निवास स्थल माना जाता है और इस कारण कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है, यानी देवों की आत्मा। अनुमान और कल्पना। लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं? जानकारी प्राप्त करें और अपना सुझाव दें।
लेखक के भीतर मेरे मन में भी हिमालय से निकलने वाली नदियों के लिए नाम आता है कि वो हमारे सखा, दोस्त, मित्र जैसी हैं। जैसे हमारे दोस्त हमारी हर परेशानी का हल निकाल देते हैं, उसी तरह नदियाँ भी हमारी हर परेशानी का हल करती हैं। साथ ही नदियों की सुरक्षा के लिए उनकी सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। नदियों से मिट्टी का खनन करना प्रतिबंधित है और उन्हें प्रदूषित करना भी कानूनन जुर्म है। नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखिए। तो ये आप अपने अनुसार लिखो। थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, जैसे इन पॉइंट को आप आगे बढ़ा लेना। नदियों से हमें कई लाभ हैं। नदियाँ पीने के पानी का सबसे बड़ा स्रोत हैं। नदियाँ पृथ्वी के चारों तरफ के क्षेत्रों में पानी और पोषक तत्व ले जाती हैं। वे पानी के चक्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सतह के पानी के लिए जल निकासी चैनलों के रूप में कार्य करते हैं। नदियाँ पृथ्वी के कई जीवों के लिए आवास और भोजन प्रदान करती हैं। नदियाँ वाणिज्य और मनोरंजन के लिए यात्रा मार्ग प्रदान करती हैं। भाषा की बात। अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में भी लिखिए। तो ये आप दूसरे पाठों में से ऐसे तुलना के वाक्य बनाइए। मैंने 1-2 वाक्य इसी पाठ में से बनाए हैं, जैसे महान पिता जैसा विराट प्रेम, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद जैसे, लोक माता जैसी नदियां, दुबली पतली सी गंगा, हिमालय जैसा बूढ़ा पिता। निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवित हो उठती हैं, मानो वो भी जिंदा हो गई। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। इसी तरह काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। पाठ से इसी तरह के और उदाहरण ढूंढिए, जैसे नदियां संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती थी। जितना कि हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेल करती हैं। हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कुछ झिझक नहीं होती थी, यानी यहाँ इनको जीवित रूप दे दिया। बूढ़ा हिमालय अपने इन बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य यानी संज्ञा का मिलान कीजिए। तो जैसे संभ्रांत, संभ्रांत कौन थी? संभ्रांत महिला। चंचल, नदियां, ये नदियों का गुण बताया है इसमें। समतल, आंगन। घना, जंगल। मूसलाधार, वर्षा। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, ये हमने समास में पढ़ा था। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है, जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है जिनका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम यानी शब्दकोश शैली में लिखिए। तो जैसे छोटी बड़ी, इनको हम आगे करेंगे तो छोटी और बड़ी। इसी तरह दुबली पतली, भावभंगी, माँ बाप, नंग धड़ंग। तो ये शब्द इस पाठ में प्रयुक्त हुए हैं, यानी ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, यानी नदी को दीन, तो बन गया दीन। और दीन का अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है गरीब, यानी नदी का भी कोई अर्थ है और दीन का भी कोई अर्थ है। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिससे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए, यानी जिसके सीधे में भी अर्थ हो और उल्टा लिखने पर भी उसका सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए। जैसे नदी को हमने उल्टा लिखा तो बन गया दीन। और दीन कौन सी संज्ञा है? यहाँ दीनता का भाव है,
इसलिए भाववाचक संज्ञा। तो इसी तरह आप भी कुछ शब्द बनाइए, थोड़ी हेल्प मैं कर देती हूँ। जैसे हमने लिखा नव, तो नव को उल्टा करेंगे तो वन। वन यहाँ पे क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह राम, राम का उल्टा मरा, और ये मरा क्या है? ये भाववाचक संज्ञा में आएगा। धारा का राधा, और राधा किसी का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। नामी, नामी का मीना, मीना भी किसी का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह रहा को अगर उल्टा लिखेंगे तो बना हार। अब ये कौन सी संज्ञा है, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे, ठीक है? समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप वेत्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। जैसे ये नदियों के नाम है, इनको इनके साथ मिलाना है कि कौन सी नदी का नाम बदलकर ये हो गया है। तो उदाहरण के लिए जैसे सतलुज का बन गया सद्रुम, इस नाम से जानते हैं। झेलम को वित्सता, रोपड़ को रूपपुर, अजमेर को अजयमेरु, बनारस को वाराणसी, चिनाब को विपाशा। उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। उपर्युक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। जैसे शायद ही, तो यहाँ पे ही पे ज्यादा जोर लगा है। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, यहाँ ही से नकारात्मक अर्थ निकल रहा है, इसलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद ये बात न आ सके। इसी बात को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इस प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते। जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दोनों प्रकार के वाक्यों के समान 3-3 उदाहरण सोचिए और इस दृष्टि से उनका विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ कौन से ये स्टार्ट नहीं हुआ है, फिर भी ये क्वेश्चन मार्क लगा, तो इसी तरह के हमें बनाने हैं। और एक ही की तरह के, ही के प्रयोग वाले वाक्य पहले देखते हैं। अनिल कल बीमार था, वो शायद ही आज दफ्तर आए। तो यहाँ ही से नेगेटिव निकल रहा है कि वो आज दफ्तर नहीं आएगा। तो यहाँ नहीं ना लिखते हुए भी हमने ही लिखकर ये बताया कि वो आज दफ्तर नहीं आएंगे। ट्रकों की हड़ताल के चलते शायद ही मेरा सामान वक्त पर पहुंचे। इस इलाके में नेटवर्क कम है, शायद ही मेरा फोन लगे। इसी तरह नहीं के प्रयोग वाले वाक्य। पाकिस्तान के कारनामे कौन नहीं जानता। आज कोरोना को कौन नहीं जानता। इसी तरह इस बदलते युग में मोबाइल चलाना कौन नहीं जानता। तो हमने यहाँ कौन से वाक्य को स्टार्ट नहीं किया, फिर भी क्वेश्चन मार्क है। केवल पढ़ने के लिए। फूले कंदब, फूले कंदब, टहनी टहनी में कंदुक, समझूले कंदब, फूले कंदब। सावन बीता, बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से तू बरस रहा, ललचाई आंखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा, मन कहता है छूले कंदब, फूले कंदब, फूले कंदब। नागार्जुन की लिखी हुई छोटी सी ये कविता। हिमालय से निकलने वाली नदियों को मानचित्र पर देखें व समझें, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। नदियों को बचाने के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं, विचार करें। पानी के महत्व को समझें और उसे बर्बाद ना करें। सुधार व सुझावों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।